नमस्कार दोस्तों देश की बदलती हुई राजनीति में आज आप कहां पर खड़े हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत देश की संसदीय चुनावी राजनीति के भीतर का सच आज आपको पता होना चाहिए। भारत देश के भीतर लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद को लेकर के और संसद के भीतर और बाहर जो संसदीय प्रणाली के तहत जो कुछ भी हो रहा है उस बात की खबर भी आपको रखनी पड़ेगी। इस भारत देश के भीतर बढ़ती हुई बेरोजगारी और हाथ में डिग्री ली हुई नौजवान युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश के भीतर नीचे क्यों जा रहा है। उनको इस बात की खबर होनी चाहिए कि दरअसल कोर सेक्टर जो 8 हिस्सों में बटा हुआ है, खनन से लेकर के बिजली तक और तेल से लेकर के इस भारत देश के कम्युनिकेशन और ईंधन तक, यानी तमाम सारे जगहों पर वो सारे परेशानी इस दौर में क्यों खड़ी हो गई, जबकि उससे जुड़े हुए तमाम वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कॉर्पोरेट के साथी हैं, प्राइवेट सेक्टर के भीतर है, उनके नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। उनको इस बात को समझना पड़ेगा इस दौर में संविधान में लिखे हुए वो तमाम सारे शब्द अगर इस समय में अगर वो आम लोगों को मुख्य धारा के भीतर शामिल नहीं करवा पा रहे हैं तो क्या इस भारत देश के भीतर संविधान की परिभाषा भी मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने कहीं अलग तरीके से गढ़ने की कोशिश तो नहीं शुरू कर दी है। ये तमाम सारे ऐसे सवाल है जो आपको कहीं ना कहीं संसद के भीतर बहस के भीतर सुनाई नहीं दिए होंगे। हो सकता है कि सियासी तौर पर भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम आपको नजर आए, लेकिन उस राजनीतिक शून्यता के भीतर बार बार इस बात को आप सोचेंगे कि क्या सच में इस देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियां इस भारत देश के भीतर राजनीतिक सत्ता ही संभाले हुआ, बड़े बड़े धुरंधर नेता सब कुछ इस भारत देश के भीतर पुरानी परंपरा के अनुकूल है क्या, या सब कुछ ये कहे कि इस दौर में बदल रहा है। यकीनी तौर पर आपको बता दें कि सब कुछ इस दौर में बदल रहा है और समझना शायद आज यही है। जी हां, और इसको बदलने की पूरी प्रक्रिया के भीतर पहली बार क्या ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस अंदाज में खड़े हो गए जहां उन्होंने केवल मैसेज न केवल भारत देश के भीतर बल्कि भारत देश के बाहर भी दे दिया कि भारत देश की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर कॉर्पोरेट की पूंजी समाई हुई है, कॉर्पोरेट की पूंजी के लिए ही इस भारत देश के भीतर नीतियां बन रही है और तमाम सारे बनती हुई नीतियों के आश्रय इस भारत देश के भीतर सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार बेचा जा रहा है। इस भारत देश के विकास दर नीचे हैं लेकिन कॉर्पोरेट की नेटवर्थ लगातार ऊपर आसमान को छूने को बेताब है। यानी इस भारत देश के भीतर आम आदमी का जिंदगी, आम आदमी का पैसा जो बैंकों के भीतर जमा है वही पैसा कर्ज में उठाकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट को दे दिए जाते हैं जो देश छोड़ करके भाग गए। इस दौर में जो शेयर मार्केट के भीतर पैसा लगा है उसमें भारी मैनिपुलेशन या फिर कहे पैसे के आश्रय पैसे बनाने की सोची दरअसल सेबी के अधीन हो गई है। यानी सियासी तौर पर कितना बड़ा झोल झाल इस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों को प्रभावित कर रहा है, यह भी सिर्फ आप केवल सोच ही सकते हैं। लेकिन सवाल यहीं पर एक सवाल होता है कि क्या सच में इतने ट्रांसपेरेंसी इस भारत देश के भीतर मौजूद है जहां पर सत्ता को इस बात की खबर हो गई है कि जो कोई भी उनके किले में सेंधमारी करने का प्रयास करेगा वह इस भारत देश के खिलाफ माना जाएगा। और यही वह वजह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय देशद्रोही है। आखिर संसद के भीतर बाकायदा सांसद, एमपी खुद खुले तौर पर इस बात को कहते हैं और स्पीकर इस बात की इजाजत देते हैं कि हां आप अपनी बात कहते चले जाइए कि भारत देश को किस रूप में आर्थिक तौर पर डामाडोल बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, वह देशद्रोही है। और उसके तुरंत बाद संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वो कहते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी देशद्रोही है। इतना ही नहीं, अदालतों के चक्कर के भीतर भी यह भी एक केस है, एक मामला है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता भारत की है ही नहीं। और बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ही केंद्र सरकार से सवाल किया। सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर के पहुंचे हैं। आप ही बताइए कि आखिर सच क्या है और आप ही बताइए कि आपके पास वो कौन से सारे दस्तावेज हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी उनकी नागरिकता भारत की है ही नहीं। यह साबित कौन से दस्तावेज से होता है? ये कोई परिस्थिति या कोई नॉर्मल बात नहीं, नॉर्मल आसान बात नहीं कह सकते ना। इस सब के बीच भारत देश की बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था, कॉर्पोरेट और सत्ता के नेक्सस
पूंजी का तालमेल, भारत के भीतर चुनाव दर चुनाव, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का लगातार जीतना और उसमें उठते हुए तमाम सारे सवाल, इस भारत देश के भीतर चुनाव आयोग की भूमिका, इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो तमाम सारे पुराने फैसले दिए गए उसको लेकर के देश के मुख्य न्यायाधीशों पर, पूर्व मुख्य न्यायाधीशों पर उठती हुई राजनीतिक सियासी उंगलियां, ये तमाम सारे सवाल है। क्या सच में ये सब सवाल आसान है क्या? नहीं, इन तमाम सारे सवालों के जड़ में जाने की जरूरत जरूर है और ये सच में बहुत बड़ा सवाल है कि संसद के भीतर जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देशद्रोही कहेगा उसको बोलने का मौका बार बार अध्यक्ष की तरफ से मिलेगा। और क्यों कह रहे हैं देशद्रोही? ये कहते हुए स्पीकर के पास अगर नोटिस भेजा जाए तो स्पीकर उस नोटिस को भी नजरअंदाज कर देंगे और कहेंगे जी नहीं, आपको बोलने की इजाजत नहीं है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो फिर संसद आज बर्खास्त कर दी जाती है, ये संसद अब कल चलेगी। आखिर सियासत का ये मिजाज न तो इमरजेंसी के काल में था, ध्यान होगा आपको, और ना ही इंदिरा गांधी की ताकत जब किसी को भी वो नहीं समझती थी कि किसी की कोई हैसियत है उस समय में, और न ही इस भारत देश के भीतर में किसी भी प्रधानमंत्री के कालखंड के भीतर आपको ऐसी परिस्थितियां संसद के भीतर और बाहर आपको कभी भी देखने को मिली होगी, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होगा। और क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के भीतर उस राजनीतिक गलियारों में सिंधमारी करने का प्रयास कर दिया और लोगों को समझाने लगे कि आप हमें जिताइए या नहीं जिताइए, मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन आप समझ तो लीजिए कि संविधान का मतलब आखिर देश के भीतर क्या है, अडानी का मतलब भारत देश के भीतर क्या होता है, नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच का तालमेल क्या है, इस भारत देश के भीतर हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट, इसका भी मतलब क्या है। ये तमाम सारे बातों, इस देश के भीतर बड़े बड़े मंत्रियों की हैसियत आखिर क्यों खत्म हो गई, ये तमाम सारी चीजों को भी समझ लीजिए। यह भी आज जान लीजिए कि इस देश के भीतर ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही के कतार में, उस लाइन में दलित, पिछड़े और आदिवासी क्यों शामिल नहीं हो पाते हैं। ये तमाम सारी पूरे प्रक्रिया विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार देश के नौजवानों को या देश के तमाम आम लोगों को समझा रहे हैं और सत्ता के उस किले में सिंधमारी कर रहे हैं जिस किले को सत्ता ने खुद को सुरक्षित मान लिया था। तो आवाज तो उठेगा, शायद उन्हीं तमाम सारे आवाजों को जवाब देते देते आज संसद के भीतर हाथ में संविधान लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता जब घूम रहे थे, कल तो पीठ पे था, आपने देखा होगा हमारा वीडियो, और आज तो हाथ में आ गया। और दरअसल मोदी अडानी एक है, इस तरह के नारे आखिर क्या जवाब आता है। जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी हैं, ये खुलेआम खुले तौर पर संसद के भीतर कहा जा रहा है, तो फिर ऐसे में क्या कहा, देखिए। नेहरू जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इस देश की एकता के लिए। तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें चर्चा करने में क्या एतराज है? हम लोगों की बात ही तो है, लोकतंत्र में चर्चा। आप जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन है, लेकिन यह भी कहना होगा कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है। यह भी आपको कहना पड़ेगा कि इस समय में वह जिन तमाम परिस्थितियों के भीतर, जिन तमाम सारे मुद्दों को उठा रही है बतौर सांसद, इस भारत देश के भीतर बहुत ही देरी, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी उन तमाम सारे जवाबों को देने से बचने लगा है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बना था। सीधे सीधे कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ, लेकिन उस इंडिया गठबंधन के भीतर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक भी सवाल, अडानी के सवाल आते ही, उसका नाम आते ही खामोशी बरत लेती है और जवाब नहीं देती है। इस दौर में समाजवादी पार्टी यानी एक है अखिलेश यादव ने भी, उनके लिए महत्वपूर्ण सवाल कोई दूसरे हो सकते हैं, लेकिन अडानी का सवाल उनके सामने बहुत बड़ा सवाल नहीं। अडानी के साथ की यारी तो शरद पवार की भी एक जमाने में रही, जो खुल्लम खुल्ला वो इस बात को कहने से चुके नहीं थे कि हाँ हमारी यारी है। लेकिन इन तमाम सारे परिस्थितियों के भीतर क्या सच में आज कांग्रेस का मतलब, यदि गांधी परिवार या फिर मौजूदा समय में गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, तो और जिस तेजी और जिस तलखी के साथ
जी हां, जिस तेजी और जिस तरीके के साथ अडानी को देश के भीतर राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, उससे वो पीछे हटेंगे नहीं, ये संदेश तो वो साफ दे रहे हैं। लेकिन अगला संदेश एक और होता है कि क्या सच में इस दौर में अडानी की पूंजी है, इस देश के भीतर कॉर्पोरेट की जो पूंजी है वो सियासी सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की परिस्थिति में आ चुकी है, या इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता को ये खुशबू आने लगे कि अगर कॉर्पोरेट की पूंजी सत्ता के साथ रहेगी तो फिर ऐसे में उसको कहीं पर भी दर दर भटकना नहीं होगा। इसीलिए आज भारत देश की राजनीति के भीतर अडानी को लेकर के शायद अकेले विपक्ष के नेता कहे, कांग्रेस के नेता कहे, या फिर देश के नेता कहे राहुल गांधी बचे। उस समय महाराष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र चुनाव में धरावी के सवाल आते ही उद्धव ठाकरे खुद अडानी से जोड़ करके वो सवाल को ये कहने से चुके नहीं कि सत्ता में आए तो और मतलब अगर जीत गए तो सारे प्रोजेक्ट्स अडानी को रोक देंगे। वो चुनाव महाराष्ट्र के भीतर हार गए, बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मुंबई के भीतर मिली, और इतनी बड़ी जीत की इतिहास में इतनी बड़ी जीत मुंबई के भीतर नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को। क्या इस दौर में सब कुछ आसान है? अगर कोई लोग ये तय कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के भीतर हम बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, अपने परीक्षण करेंगे कि हमारे यहाँ जो वोट पड़े वो सही है या गलत है बैलेट पेपर से, तो वहां पर कर्फ्यू लगाया जाता है। ये कोई सामान्य सी राजनीतिक परिस्थितियां भारत देश के भीतर बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार की साख का सवाल है। इस भारत देश के भीतर इलेक्शन कमीशन के जरिए उसका साख का सवाल है। इसीलिए इस दौर में मौजूदा समय में सवाल बड़ा होने लगा कि जहां जहां पर भी इस भारत देश के भीतर सत्ता के किले में सिंध लगेगी, यह किला ढहेगा, या किले के जरिए जो सियासी सत्ता जो तैयार की गई है ना, उसके ऊपर कोई आंच ना आने दी जाए, शायद उसका नया प्रयोग कल खुलेआम खुल करके संसद के भीतर तब नजर आ गया था जब निशिकांत दुबे ने यह कहना शुरू कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के भारत को डीस्टेबलाइज कर रही है, यानी अस्थिर कर रही है। और उसके खिलाफ कांग्रेस ने चाहा कि वह नोटिस थमा दे, लेकिन एक बार फिर आज दोबारा से निशिकांत दुबे को मौका दिया गया कि आप अपनी बात को फिर से कहिए। कल की बात और आज की बात दोनों लगातार में देखिए हमारे वीडियो क्लिप में, और इस बात को समझने की प्रयास कीजिए कि आखिर क्यों एक झटके में विपक्ष के नेता भारत के नेता राहुल गांधी देशद्रोही है। इसके खुले तौर पर तर्कों के आश्रय, खुद कुछ मुद्दों के आश्रय, कुछ फैक्ट्स और फिगर को भी सामने रखते हुए सांसद निशिकांत दुबे किन तमाम सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं, लगातार देखिए एक पल के लिए। साहब निशिकांत दुबे संसद के भीतर जो कुछ भी कह रहे हैं उसे दो ही बातें निकल करके सामने आ रही है। पहली बात तो ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद हो, कोई नेता हो, या फिर ये कहे कि सियासी सत्ता से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो संसद के भीतर, ये मान करके चलिए कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, जो कुछ भी कह ले सब कुछ। कोई सवाल अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर कर रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो भारत को अस्थिर कर रहा है या डीस्टेबलाइज कर रहा है या भारत से सवाल कर रहा है, वो भारत के गवर्नेंस उनके तौर तरीकों से वो सवाल नहीं कर रहा है। यानी एक समय जो इंदिरा गांधी कहती थी या फिर उनके अपने साथी सहयोगी जो इंदिरा गांधी को महान बताते थे, वो इस बात को कहने से जब नहीं चुके थे, इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, ये जो कहते थे, क्या मौजूदा समय की परिस्थिति वही दिशा में चली गई है कि मोदी ही इंडिया है, इंडिया ही मोदी है? और संसद के भीतर विपक्ष के नेता पे जो आरोप लगे हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों के साए तले
भारत को अस्थिर यानी डिस्टेबलाइज करने की इस तरह की सोच रखते हुए जिन तमाम सारे सवाल को उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, इस दौरान महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि एक समय एक कल ही बात किया, आज फिर उसी बात को कहने के लिए संसद के भीतर उनको दोबारा अध्यक्ष महोदय की तरफ से वक्त दे दिया गया, समय दिया गया। सवाल यह है कि इस दौर में क्या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जिन तमाम सारे सवालों को उठा रहे हैं वो भारत देश की राजनीति में पहली बार कांग्रेस जैसी पार्टी के जरिए सामने आकर के खड़े हो गए? क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिएगा, जब बीपी सिंह मंडल कमीशन लेके आए थे उस समय भी इस भारत देश के भीतर पिछड़े जाति की राजनीति करने वाले लोगों ने यह सवाल उस समय में उठाया था कि आरक्षण और आरक्षण के बाद मेन स्ट्रीम के भीतर उनको शामिल करने की प्रक्रिया होगी। यानी वामपंथी लगातार इस भारत देश के दलित, आदिवासी, हाशिए पर हुए लोग, उन तमाम लोगों के सवालों को उठाते थे, लेकिन मुख्य धारा की सियासत को जिस तरीके से आजाद भारत या फिर कहे उससे पहले कांग्रेस ने जिस तरीके से सहेजा, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी किसी छत्रक के तौर पे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा संकट इस दौर में यह है कि वो छत्रकों को चुप तो करा सकता है, खामोश तो करा सकता है, डरा तो सकता है, लेकिन कांग्रेस एक राजनीतिक सियासी आइडियोलॉजिकल की तरह वो चलती है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जहां पर एक नेता आए, उस राजनीति को गढ़े, उसके बाद तमाम सारे नेताओं को उसके भीतर शामिल करे। यानी ये कहे कि हाल ही में एक फ्रीडम कुछ करके एक सीरीज आई थी, उसमें क्या होता है ना कि एक डायलॉग होता है, डायलॉग नहीं कह सकते कि एक किताब, एक बुक के ऊपर पूरी की पूरी वेब सीरीज बनाई जाती है। उसमें जब नेहरू को चुना जाता है नेता, या फिर ये कहे कि कांग्रेस नेहरू को चुन लेती है, तो जिन्ना साहब वहां कहते हैं कि अच्छा लोगों ने अपने नेता को चुन लिया, लेकिन अब एक नेता अपने लोगों को चुनेगा। हाँ, मौजूदा परिस्थितियों के भीतर राजनीतिक प्रोसेस और नेताओं की मौजूदगी और संसद का भूमिका और इस भारत देश के संवैधानिक संस्थानों के होने की पृष्ठभूमि में इस भारत देश को गवर्नेंस के तौर पर चलाने की पूरी प्रक्रिया, इन तमाम सारी चीजों को जब एक साथ आप जोड़ करके देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आखिर इस देश के भीतर कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ आज के दौर में नहीं है। ये तमाम सारे सवाल सियासी तौर पर साफ साफ आपको दिखाई देने लगेगा। जी हाँ, और शायद इसीलिए जिन तमाम लोगों का बात कर रहे थे, जो ममता बनर्जी जो खुद को अडानी के नाम आते ही खुद को अलग कर लेते हैं, अखिलेश यादव अडानी के मुद्दे से खुद को अलग कर लिया, शरद पवार पहले से ही अडानी के साथ ही खड़े थे। यानी ये कह कि वह मोदी अडानी नेक्सस को लेकर के कभी भी कुछ नहीं कहते थे। यानी ये कह कि धीरे धीरे सियासी तौर पर जो तमाम सारी परिस्थितियां बनी, उसके भीतर एक बात और समझना पड़ेगा कि अगर तेलंगाना के भीतर रेवांटा रेड्डी जैसे ही निक्सन का मामला अमेरिका से उठता है, वैसे ही वो पैसा वापस करने का जिक्र करते हैं, या फिर कहे उस मदद से वो इनकार करते हैं जो अडानी तेलंगाना के भीतर यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे थे, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे रहे थे। यानी एक है कि कांग्रेस के भीतर का संदेश उस सियासत से हट करके है जो सियासत केवल और केवल वोट मांगती है। और इस भारत देश के भीतर जो एक बहुत बड़ा तबका है जो वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो 2014 के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे, वह इस दौर में मायने ही नहीं रखता था। और धीरे धीरे करके इस बात की समझ भारतीय जनता पार्टी के भीतर आती चली गई। इसीलिए निशाने पर खुलेआम खुले तौर पर अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी आ गए, क्योंकि राहुल गांधी ने इस समय में जाति की राजनीति को भी अपने भीतर समावेश कर लिया, वामपंथियों की राजनीति को भी अपने भीतर समावेश किया, और कांग्रेस पार्टी की पुरानी विचारधारा को नए तौर पर नए क्लेवर में रखते हुए जिस मोहब्बत की दुकान के जिक्र जो देश के भीतर घूम घूम कर करने लगे और भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके एक संदेश देने की प्रयास किया, उसका परिणाम तो यह हुआ कि उनको सियासी तौर पर यानी राजनीतिक तौर पर देश के भीतर एक बड़ी क्रेडिबिलिटी मिल गई। लेकिन उसका परिणाम तो यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रल फॉर्म में वो काफी माहिर खिलाड़ी है, उसको चुनाव हराना इस दौर में नामुमकिन हो गया। ये दोनों बातें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आते चले गए हैं। और यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद के भीतर जो सवाल जिस रूप में, जिस अंदाज में जैसे उठते हैं, उन तमाम सारे सवालों को लेकर के आज के दौर में संसदीय राजनीति व्यवस्था या कहते हैं ना पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल के अनुकूल भी जो कांग्रेस के सांसद जब सवाल उठाते हैं तो उनके सवाल इस दौर में कोई मायने रखते ही नहीं। देखिए, कल स्पीकर महोदय को प्रिविलेज मोशन दिया, एक निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और एक संबित पात्रा जी के खिलाफ।
लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया गया उसी व्यक्ति को दोबारा अनुमति दी ताकि वो और प्रिविलेज के खिलाफ बातें उठाए। और जिस किस्म के आरोप वो कर रहे हैं बिल्कुल किसी को ऐसे देशद्रोही कहना पार्लियामेंट के भीतर बिल्कुल नहीं चलता है। और ये सब हो रहा है, इसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की भी वायलेशन है। हमारे लोग नोटिस भी दे पा रहे, वो उसके ऊपर चर्चा नहीं, बार बार निशिकांत दुबे को ही फ्लोर दे। तो क्या ऐसे में भारतीय संसदीय व्यवस्था जो है ना, और इस पूरे राजनीतिक बदल गया देश के, यहां तक कि पार्लियामेंट के भीतर भी, संसद के भीतर भी आखिर संसद कैसे चले, उसके भीतर कैसे सवाल किया जाए, क्या सवाल करने के तौर तरीके और दिशा निर्देश, जो उसकी पूरी एक कहते हैं ना बुकलेट है, पूरी पुस्तिका है, इस दौर में कोई मायने वो भी नहीं रखता है। क्योंकि बहुमत जिस राजनीतिक पार्टी के पास है ना, उसी तरीके से सत्ता चलेगी, और सत्ता का मतलब संसद चलेगी। क्या ये नया संदेश है देश के भीतर? ध्यान दीजिएगा तो इस भारत देश के भीतर दो तीन बातें ने भारत देश की सियासत में, यानी भारत की राजनीति में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है, या फिर भारत की राजनीति जो बार बार करवटें लेती हुई जो दिखाई पड़ रही होगी आपको इस दौर में, उसके पीछे यही दो तीन कारण है। पहली बड़ी कारण तो ये होती है कि पहली बार भारत देश की सियासत में कांग्रेस पार्टी उस जाति जनगणना और जाति राजनीति को अपने हाथ में, मुट्ठी में ले लेती है, जो इससे पहले कभी भी नहीं किया था। वो कांग्रेस पार्टी जो एक समय खुद कॉरपोरेट के साथ खड़ी थी, वो कांग्रेस बदल जाती है और इस भारत देश के भीतर में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों को, दलितों को, माइनॉरिटीज के, उन तमाम लोगों के सवालों को इस अंदाज में उठाती है कि आखिरकार इस भारत देश का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो कैपिटलिज्म के हिसाब से चल रहा है, उसको दोबारा से सोशलिज्म के आश्रय आपको लाना होगा। और राज्य दर राज्य जिस कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए जो राज्य कॉरपोरेट के साथ खड़ा होता है, पहली बार कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उसकी परिभाषा को ही बदल दिया और कहा कि हो सकता है कि उतना फायदा कॉरपोरेट को दिया जाए, लेकिन उतना ही फायदा इस देश के भीतर जो किसान है, जो मजदूर है, जो गरीबी और विपन्नता के भीतर डूबे हुए उन तमाम लोग हैं, उन तमाम लोगों को भी इतनी मदद पहुंचानी पड़ेगी। यानी ये कह कि एक ऐसी परिस्थिति का खाका तैयार कर रही है सरकार। यानी सरकार के राहुल गांधी जो चीज कर रहे हैं ना, जो मौजूदा समय में नहीं बल्कि 1991 में जो इकोनॉमी रिफॉर्म जो इस देश के भीतर हुई है, वो मतलब उसकी उम्र पूरी हो गई, वो आज बुरी हालत में है, या इसीलिए कॉरपोरेट की सत्ता के साथ आज जो ये पावर सब कुछ उसके हवाले करने से इस दौर में कोई चूक नहीं रहा। यानी सब कुछ उसके हवाले कर रहा है। एक संकट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है कि कैपिटलिज्म एक स्टेगनेंट प्रोसेस में आकर के खड़ा है, लेकिन उसके आगे का सवाल कि कॉरपोरेट ही राजनीतिक सत्ता चलाने लगे देश का। आप अमेरिका का जिक्र कर लीजिए कि एलन मस्क किस रूप में हावी हो रहे हैं। आने वाले समय में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट उनके पास होगा। क्रिप्टो करेंसी की एंट्री भारत में अभी नहीं हुई, लेकिन क्रिप्टो करेंसी उनके हाथ में है। क्या करेंगे करेंसी तक इस दौर में हड़पने की प्रयास करेंगे? ये तमाम सारे सवाल हो सकते हैं कि आपके मन में हो, लेकिन भारत की पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो है, डेमोक्रेसी के भीतर राहुल गांधी उस हाशिए पर पड़े हुए तबके जो देश के भीतर 80% लोग हैं, अगर उसके हाथ में ताकत देने की बात करते हैं तो ये भारतीय राजनीति के भीतर सबसे बड़ा उलटफेर के तौर पर देखा जा सकता है। वही एक और सवाल होता है कि इस भारत देश की जीडीपी और इस देश के भीतर प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति इनकम जो है, वो कोई मायने नहीं रखता हो। इस देश के भीतर लोगों का जीवन यापन करने के लिए कैश का ट्रांसफर इस भारत देश की विकसित होने के साथ जोड़ा जाए और इस देश को विकसित की दिशा में वो कॉर्पोरेट लेके चल जाए जिसकी पूंजी से निकला हुआ हिस्सा कैश ट्रांसफर भी हो और जिसकी पूंजी को तैयार करने के लिए इस देश के भीतर टैक्स टेररिज्म भी हो, यानी डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी देख तमाम राज्य के भीतर। इन तमाम सारी चीजों को समझिए। एक ऐसी सियासत जिसके भीतर सत्ता अपने पास ही होनी चाहिए, तो पूरा का पूरा खाका जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत, जो इस देश के नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स को जो ताकत देता है, जो न्यायपालिका को ताकत देता है, जो चौथा पिलर कहते हैं ना मीडिया को जो ताकत देता है, वो सब कुछ एक झटके में धराशायी हो जाएगा। इसके बाद ये कहने से कोई हिचकेगा नहीं कि दरअसल मुझे लगता है कि इन तीनों को तो ऐसे ही साथ रहना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सियासी सत्ता का मतलब ही भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, जो भी कह ले सब है। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी के दूसरे सांसद सीधे सीधे तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही कहने से चूकते नहीं हैं। त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो
सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस। सुन लिए, ये साहब की बात सुन लिए, राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी है, यानी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते देते आप राहुल मुक्त भारत की स्थिति तमाम। भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है यार? राहुल गांधी शायद इस दौर में ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है। राहुल गांधी की राजनीतिक मजबूरी जो संसद से लेकर के जिन सवालों को सड़कों तक लाती है, संसद से सड़कों तक, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है क्या? इस देश के भीतर में जब संघ ने खुद को जब एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में रखने की जब कोशिश की, तो उस राजनीतिक विचारधारा के भीतर सीधे सीधे तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहते हुए सेंध लगाई कि कैसे नफरत और हिंसा के आश्रय किसी विचारधारा को मान्यता इस दौर में दी जा सकती है। और शायद ये दो परिस्थितियां एक साथ आकर के खड़ी हो गई है, जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं, बल्कि ये कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता, क्योंकि सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी 40 राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लेकर के चला करते थे। सियासी तौर पर संसदीय कार्य प्रणाली के तहत संसद के भीतर वो इस बात को कहने से कभी भी चूकते नहीं थे, सत्ता की खातिर चूंटे से भी एक सांसद की खरीद फरोख्त तो नहीं करेंगे। अब की परिस्थितियां बदल गई, एक सांसद नहीं, अब पूरी राजनीतिक पार्टी को ही हड़प लेता है नरेंद्र मोदी सरकार। एक दो नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट के आश्रय भारत देश की इकोनॉमी पॉलिसी बनने लगती है, पूरे कॉर्पोरेट के आश्रय पॉलिसी बनती है। और इस देश के भीतर उसी कॉर्पोरेट की मैनिपुलेशन शेयर मार्केट के भीतर नजर आता है। इस देश के भीतर बनती हुई तमाम सारी नीतियां, पॉलिसियां और शेयर मार्केट के पैरेलल जो भारत देश के खून पसीने से खड़ी किए गए जो पीएसयूज यानी जो सार्वजनिक उपकरण हैं, वह तमाम सारे चीज उस प्रोडक्ट को लेकर के घाटे में चले जाते हैं, जिस प्रोडक्ट के साय तले कोई प्राइवेट सेक्टर खड़ा होता है और एनसीएलटी के जरिए उसके हाथों में वो सब कुछ सौंपने की तैयारी कर दी जाती है। सवाल प्राइवेटाइजेशन का नहीं है साहब, सवाल मोनेटाइजेशन का भी नहीं है साहब। सवाल तो पहली बार देश के भीतर यह है, क्या सच में इस भारत देश को चलाने के लिए जिस संविधान की रचना की गई ना, और जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया, इन दोनों की परिस्थितियों के भीतर जो चेक एंड बैलेंस इस तरीके से खड़ा होना था कि कोई भी व्यक्ति इस देश के भीतर तानाशाह न बन जाए और सियासी तौर पर अपनी ताकत बहुमत के आश्रय यह कह करके ना बताने लगे कि हम ही सब कुछ हैं, या फिर जो सब कुछ दिखाई पड़ता है इस भारत देश के भीतर वही हम हैं। तो फिर ऐसे में आम लोगों का सवाल क्या होगा, और फिर आपका सवाल राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। ये राजनीतिक परिवर्तन के दिशा में भारत के भीतर बढ़ता हुआ कदम है। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि देश के नौजवान डिग्रीधारी युवाओं, उनको समझना पड़ेगा रोजगार कहां कहां मिलेगा, उनको समझना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कल तक 11, 12, 13, 15, 17% तक बढ़ा करता था, वो -1% में कैसे आ गया। कोर सेक्टर जिसके ऊपर चर्चा होती नहीं थी, लोग जान समझ नहीं रहे थे, क्योंकि वो मान रहे थे कि कोर सेक्टर के हर फील्ड में भारत के विकास दर आगे बढ़ेगी, केवल एक खेती वाला एस्पेक्ट ही बच गया था। लेकिन इस समय में तो सत्ता के अनुकूल साहब, कॉर्पोरेट के लिए सब कुछ और सारे के सारे संस्थानों को उसी के अनुकूल जो कर दिया गया, उसके भीतर तमाम सारी चीजें एक झटके में गायब हो गया। इसको समझना तो पड़ेगा, जानना तो होगा, क्या सच में लोकतंत्र का मंदिर संसद है और उसके भीतर उठते हुए तमाम सारे सवाल। अगर ऐसा है साहब, तो ये सब कुछ अगर सच है जो सत्ता कह रही है, तो फिर ऐसे में देश के भीतर कानून है, जेल में क्यों नहीं उनको डाला जाता है। ये तमाम सारे सवाल तब भी उठाए गए थे जब लगातार 5 दिनों तक ईडी 50 घंटे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को यह कहते हुए पूछताछ करते हैं कि आपने गड़बड़ी की है, पैसों की हेरफेर की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। कानून सामने है, जेल में डाल दिया जाता साहब।
तो फिर जेल में न डालते हुए, कानून को अपने अनुकूल करते हुए, सियासत साधते हुए इस भारत देश के भीतर में उस कॉर्पोरेट पूंजी के हवाले भारत देश की पूंजी को करते हुए देश के भीतर सत्ता चलाने का हुनर जो है मौजूदा समय का अनूठा सच है। केवल इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।